learners, welcome to today's high yield review. आज हम टैकल करने वाले हैं brachial plexus और axillary nerve. ये एनाटॉमी का एक ऐसा कोर टॉपिक है ना जहां से नीट पीजी और बोर्ड एग्जाम्स में लिटरली डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं. तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं. ताफट रोड मैप देख लेते हैं. एनाटॉमी ब्लूप्रिंट, मेजर ब्रांचेस, एब्स वर्सेस क्लम्कीज पाल्सी का ब्रेकडाउन, उनकी क्लिनिकल डिफॉर्मिटीज, एक्सिलरी नर्व का एग्जैक्ट पाथ और एंड में कुछ हाई यील्ड एग्जाम्पल्स. लेट्स गो. Okay, Section 1. Anatomy Blueprint. The brachial plexus. ब्रेकियल प्लेक्सस देखते ही थोड़ा डर लगता है, राइट? इट लुक्स लाइक अ जायंट पजल. बट कंसेप्चुअली समझोगे तो ये बिल्कुल आसान है. बेसिक आइडिया ये है कि हमारे पास नेक में रूट्स हैं जो एक्जिला तक ट्रैवल करते हैं अपर लिम्ब को सप्लाई करने के लिए. C5 से लेकर T1 तक के स्पाइनल नर्व्स मिलकर ये पूरा नेटवर्क बनाते हैं, पासिंग राइट अंडर द कॉलरबोन ऑल द वे डाउन. अब इस प्योर कंफ्यूजिंग नेटवर्क को याद रखने के लिए हम इसको 5 सिंपल स्टेप्स में तोड़ देंगे. एक सॉलिड मेंटल फ्रेमवर्क बना लो अपने दिमाग में अभी के अभी. पहले आते हैं रूट्स, फिर ट्रंक्स, उसके बाद डिविजन्स, देन कॉर्ड्स और आखिर में टर्मिनल ब्रांचेस. सिंपल, राइट? रूट्स कंबाइन टू फॉर्म ट्रंक्स, ट्रंक्स डिवाइड करते हैं, डिविजन्स मिलकर कॉर्ड्स बनाते हैं एंड उन्हीं कॉर्ड्स से आगे ब्रांचेस निकलती हैं. यहाँ पर एक डायरेक्ट सुपर हाई यील्ड MCQ फैक्ट आता है. ये रूट्स एक्चुअली निकलते कहाँ से हैं? Well, they emerge exactly between the scalenus anterior and scalenus medius muscles हमारी neck में. एग्जाम में ये exact anatomical landmark बार बार पूछा जाता है, so please make sure you lock this in your memory right now. Section 2. Tracing the major branches. Let's see ये आगे जाकर upper limb को सप्लाई कैसे करता है. यहाँ पर हमारा पूरा फोकस posterior cord पे होगा. बट क्यों? क्योंकि आपकी highly tested axillary nerve actually यहीं से आती है. Posterior cord के main branches हैं अपर एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व्स, सोरोकोडोर्सल, एक्सिलरी और रेडियल नर्व्स. आज हमारा स्टार प्लेयर एक्सिलरी नर्व है, जो आगे चलकर क्लिनिक में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. Section 3. The breakdowns. Herbs versus Klumpke's palsy. अब हम डायरेक्टली क्लिनिकल पैथोलॉजी में घुस रहे हैं, सो ध्यान देना. सोचा है कभी क्या होता है जब कोई शोल्डर के बल अचानक से जमीन पे गिरता है, या फिर बर्थ के टाइम बेबी के आर्म को एक्सेसिवली पुल कर दिया जाता है. एनाटॉमी पर उस वक्त क्या एक्सट्रीम मैकेनिकल स्ट्रेस पड़ता होगा. सोचो थोड़ा. लेट्स लुक एट द एक्चुअल आउटकम्स. इन दोनों कंडीशंस को हम एग्जैक्टली साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं ताकि एग्जाम के एक्सट्रीम प्रेशर में कोई कंफ्यूजन ना हो. अर्ब्स पॉल्सी एक अपर ट्रंक इंजरी है, मेनली इन्वॉल्विंग द C5 और C6 रूट्स. वही दूसरी तरफ क्लम्कीज पॉल्सी एक लोअर ट्रंक की इंजरी है, इन्वॉल्विंग योर C8 एंड T1 रूट्स. इनके जो मैकेनिज्म्स ऑफ इंजरी हैं वो दिमाग में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. अर्ब्स पाल्सी तब होती है जब नेक और शोल्डर के बीच का एंगल वायलेंटली इंक्रीज होता है, जैसे बाइक से गिर जाना और हेड शोल्डर से दूर स्ट्रेच हो जाना. लेकिन क्लम्प केस तब होता है जब आर्म हाइपर अबडक्टेड हो और एक्सेसिव अपवर्ड पुल हो, जैसे किसी बिल्डिंग या पेड़ से गिरते वक्त अचानक आपने किसी ब्रांच को पकड़ लिया हो, पूरा वेट आर्म पे आ गया. Section 4. Important clinical deformities. तो इंजरी मैकेनिज्म्स तो समझ गए. अब देखते हैं रियल लाइफ में वार्ड के अंदर पेशेंट कैसा दिखेगा. Herbs palsy का एकदम क्लासिक टेक्स्ट बुक प्रेजेंटेशन है पुलिसमैन्स टिप, या जिसे हम वेटर्स टिप डिफॉर्मिटी भी कहते हैं. आर्म की पोजीशन बिल्कुल स्पेसिफिक होती है इसमें. आर्म एडक्टेड और मीडियली रोटेटेड होगा, जबकि फोर आर्म एक्सटेंडेड और प्रोनेटेड रहता है. ऐसा लगता है ना जैसे कोई चुपके से पीछे से टिप मांग रहा हो. That's exactly what it looks like. अब अपर ट्रंक इंजरी में एग्जैक्टली कौन सी नर्व्स कॉम्प्रोमाइज होती हैं, इसको इंस्टेंटली याद रखने के लिए ये बहुत ही सिंपल सैम निमोनिक यूज करो. SAM. सुप्रास्कैपुलर, एक्सिलरी और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व्स. इन तीनों के पैरालाइज होने से ही ये स्पेसिफिक शोल्डर और एल्बो की डिफॉर्मिटीज आती हैं. अब फोकस शिफ्ट करते हैं क्लम्पकीज पाल्सी पे. इस कंडीशन में पेशेंट का कंप्लीट क्लॉ हैंड डेवलप हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके हाथ की लम्ब्रिकल्स और इंटरॉशियस मसल्स अपना पूरा नर्व सप्लाई खो देती हैं. रिजल्ट क्या होता है? मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स एक्सटेंड हो जाते हैं और इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स बुरी तरह फ्लेक्स हो जाते हैं, फॉर्मिंग अ कंप्लीट क्लॉ. और यहाँ एक बहुत ही बड़ा क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट है, प्लीज इसको मिस मत करना. हमने देखा कि क्लम्पकीज पॉल्सी में T1 रूट इन्वॉल्व होती है. अगर T1 के सिंपैथेटिक फाइबर्स डैमेज हुए तो पेशेंट को डेफिनेटली हॉर्नर सिंड्रोम होगा, यानी कि टोसिस, एनहाइड्रोसिस और मेयोसिस. बोर्ड एग्जामिनर्स लिटरली लव कनेक्टिंग क्लम्पकी straight to Horner's. It's a favorite MCQ. Section 5. Zooming in. Path of the axillary nerve. Let's trace how this specific nerve travels.
एक्सिलरी नर्व ह्यूमरस पोस्टीरियर कॉर्ड से निकलकर एक टाइट क्वाड्रिलैंगुलर स्पेस के थ्रू पास होती है और फिर ह्यूमरस के सर्जिकल नेक के अराउंड एकदम डेंजरसली वाइंड करती है। इसे डेल्टॉइड और टेरेस माइनर मसल्स को सप्लाई करना होता है, पर इसका ये एनाटॉमिकल रास्ता इसे इंजरी के लिए बेहद वल्नरेबल बना देता है। तो चलो थोड़ा एनाटॉमी के साथ कॉमन सेंस लगाते हैं। इसके इस डेंजरस एनाटॉमिकल कोर्स को देखकर कैन यू लॉजिकली गेस कि टॉप 3 क्लिनिकल सिनेरियोज क्या होंगे जहां ये नर्व सिवियरली डैमेज हो सकती है? जस्ट थिंक लॉजिकली। स्पॉट ऑन। फर्स्ट, अगर उसी सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाए जिसके अराउंड ये लिपटती है। सेकंड, शोल्डर डिसलोकेशंस। यहाँ हेड ऑफ ह्यूमरस आउट ऑफ प्लेस जाकर नर्व को फोर्सफुली स्ट्रेच कर देता है। और थर्ड, improperly placed intramuscular injections in the deltoid muscle. इन तीनों क्लासिकल केसेस में एक्सिलरी नर्व सबसे ज्यादा खतरे में होती है। अगर ये एक्सिलरी नर्व डैमेज हो गई तो पेशेंट एक बहुत ही क्लासिक प्रेजेंटेशन के साथ आएगा जिसे हम रेजिमेंटल बैज एनेस्थीसिया कहते हैं। बेसिकली पेशेंट को अपने अपर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म पर कुछ भी फील नहीं होगा, नमनेस होगी। बोर्ड एग्जामिनर्स ये रेजिमेंटल बैज फ्रेज अपने क्लिनिकल विनियट्स में बार बार यूज करते हैं, तो इसको बिल्कुल मत भूलना। Okay, moving to our final section, high-yield exam pearls. Wrap-up time. इन सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने एग्जाम से ठीक पहले एक बार पक्का देख लेना। नंबर 1, रूट्स इमर्ज एग्जैक्टली बिटवीन द स्केलिनस एंटीरियर एंड मीडियस। नंबर 2, Erb's palsy का रूट वैल्यू है C5, C6, लीडिंग टू अ policeman's tip। नंबर 3, Klumpke's का रूट वैल्यू है C8, T1, causing a complete claw hand। नंबर 4, एक्सिलरी नर्व ह्यूमरस के सर्जिकल नेक को रैप करती है और उसकी इंजरी से रेजिमेंटल बैज एनेस्थीसिया होता है। These are your direct high probability marks right here on this slide. तो द मोस्ट क्रूशल पॉइंट इन मेड स्कूल इज एक्टिव रिकॉल। एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रही हूँ आपके लिए। अगर एक पेशेंट को फ्रैक्चर्ड सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के बाद अचानक नमनेस डेवलप होती है तो एग्जैक्ट कौन सी नर्व और कौन सी मेन मसल यहाँ कॉम्प्रोमाइज हुई है? थिंक अबाउट इट, विजुअलाइज द एनाटॉमी वी लिटरली जस्ट कवर्ड और इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में परमानेंटली सीमेंट कर लो। कीप रिवाइजिंग एंड आई कैच यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।